स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं PT7 मैथ्स पेपर। मैथ्स पेपर रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं एक मॉडरेट सा पेपर है ना। ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स यहाँ पे अच्छी थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है अपने पास, 3 integers are chosen at random from this set 1 to 20। यहां से we are choosing 3 integers such that the product is a multiple of 3, है ना। प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल कैसे हो सकता है कि उन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर एटलीस्ट 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे 3 के मल्टीपल कितने नंबर हैं, 6, और बाकी कितने बचे, 14। तो अपन बोलेंगे कि हो सकता है कि एक हो, है ना, 1 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना। बाकी दोनों नंबर क्या हो, 3 का मल्टीपल नहीं हो, प्लस 2 नंबर 3 का मल्टीपल हो। जो रिमेनिंग एक नंबर है वो दैट कैन बी सेलेक्टेड इन वन वे। 3 के 3 नंबर जो है वो 3 के मल्टीपल हो, राइट। अपॉन अब 20 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, 20C3। सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a pair of unbiased dice are rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained, the probability that 5 comes before 7। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ डाइस को अपन ने उछाला, ठीक है। अब अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब तक सम 5 और 7 नहीं आ जाता तब तक अपन एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, ठीक है। पहले जो भी आएगा वहीं पे अपन रुक जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये हुआ, अपने को क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। तो मतलब सम 5 आने की अल्टीमेटली अपने से क्या पूछ लिया कि सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 नहीं आना चाहिए उससे पहले, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो अपन बोलेंगे कि अच्छा मैंने पहली बार टॉस किया दोनों डाई को, पहली बार अपने पास 5 आ गया, ये हो सकता है। तो क्या क्या अपन बोल रहे हैं कि 2 डाई में क्या क्या हो सकता है, सम 5 आए, सम 7 आए, या अपन इसको बोल सकते हैं कि रेस्ट कोई भी सम, है ना, रेस्ट कोई भी पॉसिबिलिटी। ये 3 केसेस बनते हैं। सम 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 5 कैसे कैसे आ सकता है, 4 1 1 4 या फिर 3 2 2 3, यही है 4 पॉसिबिलिटी। सम 7 कैसे कैसे आ सकता है, 6 1 एंड 5 2 एंड 4 3, और इसके तीनों ऑपोजिट वाले, है ना, 1 6 है तो 6 1। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 6। रेस्ट जो भी है वो इसके अंदर है। तो मतलब रेस्ट कितने हो गए, टोटल कितने केसेस होंगे, 36, 6 into 6, आउट ऑफ विच 10 आर दीज पॉसिबिलिटीज। तो कितने बचे, 26। अब अपने को निकालना है कि पहली बार अपन ने टॉस किया और क्या आ जाए अपने पास, सम 5। तो सम 5 फर्स्ट टाइम टॉस करने पे पॉसिबिलिटी क्या है, 4/36 प्लस। हो सकता है कि दूसरी बार में 5 आ रहा है, तो अपने को यह भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि पहली बार ना तो 5 आया है ना, और ना ही सम 7 आया है। दोनों ही नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही ये दोनों आएंगे वहीं पे रुक जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में ना तो 5 आया है ना 7 आया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 26/36 इंटू अब सेकंड बार में आ जाए, सेकंड बार में 5 आने की प्रोबेबिलिटी फिर से क्या होगा, 4/36 प्लस, फिर से अपन बोलेंगे कि तीसरी बार में फर्स्ट 2 टर्न में क्या आ जाए, 5 और 7 दोनों में से कोई ना आए। थर्ड बार क्या आ जाए अपने पास, फिर से 5 आ जाए, चलता चला जाएगा। ये एक जीपी बन गई, इसका सम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अपने को, देयर आर 8 गर्ल्स among whom 2 are sisters
ऑल ऑफ देम आर टू सिट ऑन ए राउंड टेबल, है ना, राउंड टेबल पे बिठाना है अपने को, ठीक है, कितने लोगों को, 8 गर्ल्स को, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 सिस्टर डू नॉट सिट टुगेदर, ठीक है ना, 2 गर्ल्स जो सिस्टर हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है, यही अपना प्रॉब्लम है। तो अपने को करने का क्या तरीका है इसका, मैंने क्या बोला, टोटल केसेस क्या होंगे, एक राउंड टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे अपने को पता है कि n-1 फैक्टोरियल होता है टोटल, तो यहां पे टोटल केसेस क्या होंगे, टोटल केसेस विल बी 7 फैक्टोरियल। अब अपने फेवरेबल की बात करते हैं, फेवरेबल की बात करते हैं। इस फेवरेबल को सोचने का 2 तरीका है, पहले क्या करूं मैं, बाकी लोगों को बिठा देता हूं, बाकी लोग कौन, 8 गर्ल्स में से 6 गर्ल्स को बिठा देता हूं, तो 6 गर्ल्स को बिठाने का तरीका क्या हो गया, 6 गर्ल को बिठाने का तरीका है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 गर्ल्स को एक राउंड टेबल पे बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल इंटू, अब जो बाकी 2 सिस्टर बची है उनको बिठा दो इन गैप में, 6 गैप है अपने पास, तो 6 में से कोई भी 2 गैप उठा लो, 6c2 इंटू उन सिस्टर, वो सिस्टर आपस में अरेंज तो कर सकती है 2 फैक्टोरियल अपॉन टोटल 7 फैक्टोरियल, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, है ना। इसी चीज को देखने का दूसरा तरीका, मैंने क्या बोला, क्या करते हैं अपन, टोटल माइनस दोस 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, तो उन दोनों गर्ल्स को एक साथ बिठाने के केसेस अपन निकाल लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे क्या है, टोटल मैंने बोला कि 7 फैक्टोरियल है, माइनस दोनों एक साथ बैठ जाती है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया एक साथ। तो अब अपने को एक तरीके से ऑब्जेक्ट कितने बन गए अपने पास, टोटल 8 थे, अब 7 ऑब्जेक्ट बन गए, तो 6 फैक्टोरियल जो कंबाइन की हुई है वो आपस में अरेंज भी कर सकती है, तो तुम देखोगे कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है, अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये भी इसका आंसर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4, लेट A, B, C, D be independent events such that probability of A, B, C is given, D is also given, then the probability that none of A, B dash, C and D dash occurs. None of them occur का मतलब क्या हुआ, उनमें से कोई भी घटना नहीं घटनी चाहिए, ठीक है, none of them occurs मतलब कोई इवेंट ये A है, none of A is occur मतलब अपन बात कर रहे हैं A डैश की, ठीक है, none of A occur का मतलब क्या हो गया, A और B मान लो 2 इवेंट है, none of A B occur मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश, उन दोनों में से कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, तो ये है 3 इवेंट होंगे तो बस वही डैश करना है अपने को। तो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, A B डैश C D डैश, नन ऑफ दीज इवेंट्स अकर मतलब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डैश यूनियन C यूनियन D डैश का डैश, ये निकालना है। इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डैश यूनियन C यूनियन D डैश, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस, ये इवेंट नहीं है घटने चाहिए तो इनको माइनस कर दिया, और अपन क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश को अंदर ले जाओ, है ना। अपन जानते हैं थ्योरम यही है डीमोर्स थ्योरम, डीमोर्स थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं, A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश इंटरसेक्शन D, बोथ आर करेक्ट। अब ये आंसर जानते हैं अपन, ये निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D, बिकॉज ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5,
देयर आर 2 urns A and B. Urn A contains 5 red, 3 blue and 2 white ball. है ना, अपने पास 2 बैग है. In first bag we have 5 red ball, है ना, 5 red ball, 2 blue ball, sorry 3 blue ball and 2 white ball. In second bag we have 4 red ball, 3 blue ball and 3 white ball. ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है, ए अर्न इज चोजन एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन. बॉल उठाई गई, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड. अब यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, इन दोनों में से कोई एक बैग को उठाया, उसमें से एक बॉल उठाई और वो बॉल रेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है. ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, टोटल प्रोबेबिलिटी का है. या तो यहां से इस पाथ से आएगी वो रेड बॉल या इस पाथ से आएगी रेड बॉल, है ना. तो रेड बॉल फाइनली आने का, है ना, फाइनली रेड बॉल आने का जो पाथ है 2 है यहाँ पे, है ना. फाइनली रेड बॉल या तो यहां से आ रही होगी या यहां से आ रही होगी. तो दोनों पाथ से प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे. इस पाथ से रेड बॉल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है. इस पाथ को पहले, इस पाथ को सेलेक्ट करने का तरीका, है ना, ये मान लो इवेंट है E1, ये मान लो इवेंट है E2. E1 इवेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ अर्न 1. E2 इवेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ अर्न 2. ठीक है, तो अर्न 1 का सिलेक्शन रेंडम हो रहा है, तो अपन कितने तरीके से कर सकते हैं, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अर्न 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल प्रोबेबिलिटी अपन क्या बोलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फ्रॉम पाथ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम पाथ 2. ठीक है, पाथ 1 से प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन E1 इज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन E2 इज अकर्ड. ठीक है, यही करना था अपने को. ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन E2. समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्या हो रहा है. ये रेड 2 तरीके से आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन E1 इज सेलेक्टेड इज 5/10 प्लस यहां से क्या होगा, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 4/, ठीक है, सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 था ये अपने पास. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोल रहे हैं अपन, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 6 times. द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड हेड appears ऑन द 6th try. क्या बोल रहा है, अनबायस्ड कॉइन है, उसको 6 टाइम अपन टॉस किए. द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड हेड अकर एट 6th turn. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये कॉइन कितनी बार टॉस किया गया है, 6 बार टॉस किया गया है. 6th turn पे तो फिक्स है, क्या आ रहा है, हेड आ रहा है. इसका मतलब इसके इधर क्या हुआ होगा, 2 हेड आया होगा एंड 3 बार क्या आया होगा, टेल आया होगा. अब अपने को पता नहीं है कि कौन सी बार हेड आया है, कौन सी बार टेल आया है ना. these 2 heads and 3 tails can occur at any point, है ना. हो सकता है 3rd turn पे आ जाए, हो सकता है 4th turn पे आ जाए, है ना, ये कहीं भी आ सकते हैं. तो अपन ने बोला कि पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, है ना. फर्स्ट 5 टर्न में, फर्स्ट 5 ट्रायल में 2 times हेड एंड 3 times टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अपन बोलेंगे कि 5 में से क्या करेंगे अपन, 5 में से कोई भी 2 को सेलेक्ट किया अपन ने ट्रायल्स को,
उन दोनों ट्रायल में हेड आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 इंटू 1/2, और बाकी जो रिमेनिंग बचे उसमें टेल भी आना चाहिए, है ना, बाकी 3 इवेंट्स पे टेल आना चाहिए। तो ये तो यहां तक की कहानी कि 5 ट्रायल्स में हेड और टेल आने की चांसेस, इनटू लास्ट में हेड आ जाए, इसका चांसेस क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7। A class consists 80 students. Out of 80 students, है ना, 80 में से 25 गर्ल्स 55 बॉयज, ठीक है, अपने को दिया हुआ है। इसी में 10 इंटेलिजेंट, 10 रिच, तो 10 रिच हुए तो 70 क्या होंगे पुअर। इसी में 20 इंटेलिजेंट एंड 20 इंटेलिजेंट होंगे तो 60 क्या होंगे नॉट इंटेलिजेंट, है ना, वीक। अब अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ए गर्ल इज सेलेक्टेड एंड द गर्ल इज रिच एंड द गर्ल इज इंटेलिजेंट ऑल्सो। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अपन ने बोला कि प्रोबेबिलिटी गर्ल इंटरसेक्शन रिच इंटरसेक्शन इंटेलिजेंट। अपने को पता है कि गर्ल का इंटेलिजेंस है यहाँ पे एज सच इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है अपने को और कोई इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट दीज, है ना, रिच एंड पुअर होना ये इंडिपेंडेंट इवेंट है आपस में, है ना, गर्ल बॉय होना, इंटेलिजेंट नॉट इंटेलिजेंट होना, और है ना, ये तीनों घटनाएं ये आपस में तीनों क्या है इंडिपेंडेंट है। एक बंदा कोई अपन ने पिक किया, वो है ना, एनी स्टूडेंट्स दैट कैन बी गर्ल दैट कैन बी बॉय, है ना, पॉसिबिलिटी क्या है वो, अब उसका गर्ल और बॉय का रिच और पुअर पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो दीज 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इंटरसेक्शन रिच इंटरसेक्शन इंटेलिजेंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट। जनरल है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल होने की क्या है 25/80, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच इज 10/80 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट, है ना, और कोई इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई नहीं है कि गर्ल इंटेलिजेंट होगी या बॉय इंटेलिजेंट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये, और कुछ दिया हुआ होता तो अपन इसके बारे में और कुछ सोचते, या कांट बी डिटरमाइंड लिखा हुआ होता तब भी अपन इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 5 balls, all of different colors, one of which is white. 3 persons A, B and C whose probabilities of speaking truth are this. Assert that ball drawn from the bag is white. ठीक है, A ट्रूथ बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। बी ट्रू बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। सी भी ट्रूथ बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, है ना। अब एक बैग है, 6 बॉल्स आर देयर इन दिस बैग, है ना। अब यहां पे अपन एक बॉल उठा रहे हैं, एक बॉल उसमें से व्हाइट है, ये दिया हुआ है, वन ऑफ विच इज व्हाइट, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की बॉलें हैं, ठीक है। वन बॉल इज व्हाइट, गिवन है अपने को, वन बॉल इज व्हाइट। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि यदि उन्होंने व्हाइट बताई, है ना, दे हैव asserted that the ball color is white,
असली में वो वाइट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ दियर असर्शन है ना। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हकीकत में वाइट है ना। असर्शन, ट्रूथ ऑफ दियर असर्शन का मतलब यही हुआ कि उन्होंने वाइट बताया, वो सही में वाइट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। हो सकता है वो झूठ भी बोल सकते हैं ना। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसको देखते हैं अपन, ठीक है, कैसे करेंगे। तो अपन को क्या बताया है कि इसको अपन इस तरीके से अप्रोच करते हैं। फाइनली अपने को पता है कि इन तीनों बंदों ने क्या बोला है, वाइट रिप्लाई किया है, ठीक है। अब वाइट रिप्लाई वो कैसे कैसे कर सकते थे, है ना। वो वाइट रिप्लाई कैसे कैसे कर सकते थे, वो वाइट रिप्लाई कैसे कैसे कर सकते थे। वो वाइट होती और तीनों बंदे बोलते कि हाँ वाइट है ना। वो ट्रू बोलते तीनों को, ए भी ट्रू बोलता और बी भी ट्रू बोलता और सी भी ट्रू बोलता, तब भी वो वाइट आ सकती थी। और किस बात से आ सकता है वाइट, कि वो मान लो वाइट नहीं होती, कोई और कलर की होती, है ना, एनी कलर, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, तब वो झूठ बोलते क्या, झूठ भी वाइट बोलते, है ना। दे विल लाई एंड से इट इज वाइट। झूठ भी उनको वाइट ही बोलना है, झूठ तो और कलर भी दे सकते हैं, पर उस झूठ में भी उनको क्या बोलना है, वाइट ही बोलना है, तब भी वो आ सकता था। ये दो तरीके हैं, है ना। झूठ तो और भी तरीके से बोल सकते हैं ना, झूठ बोल के दूसरा कलर भी बता सकते हैं वो, है ना। तो सिर्फ झूठ बोलना इनफ नहीं है ना। लाई एंड से वाइट, झूठ भी एक स्पेसिफिक झूठ है, ठीक है। तो ये अपना प्रॉब्लम हुआ। तो एक तरीके से अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, कि वो उन्होंने सही में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ देयर assertion, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ व्हेन इवेंट वाइट इज अकर्ड will be equal to probability of truth intersection event white upon probability of event white, ठीक है। ये अब probability of, ये एक तरीके से बेस थ्योरम है। probability of event white ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसमें से अपने काम का कौन सा है, ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सोल्व करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फर्स्ट, कि वाइट आए when they are saying that all of them are saying true, तभी वाइट होने के बाद सारे के सारे ट्रू बोलेंगे, तभी वो उनका रिजल्ट क्या आएगा, हाँ वाइट है, ठीक है। तो वाइट आया, यही अपने को देखना है कि भाई उन्होंने सही बोला, है ना, उन्होंने सच में सही जवाब दिया अपना, वो सही में ट्रूथ बोल रहे हैं। तो इसका बाद का प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ इंटरसेक्शन इवेंट इज वाइट विल बी इक्वल टू व्हाट। कैसे कैसे हो सकता है बच्चों, पहली बात तो क्या, अब इसमें पहली बात तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है ना, एक्चुअल में वाइट आया इनटू, अब उसके बाद में उन्होंने ट्रूथ बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ व्हेन वाइट इज अकर्ड, ये भी निकालना पड़ेगा अपने को। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, इस पूरे पाथ को देख लो, पाथ में क्या क्या आ रहा है, उसको पहले वाइट होना पड़ेगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट विल बी 1/6। टोटल कितनी बॉल्स है यहाँ पे, 1/5 और 6, देयर आर नंबर 8, 5 बॉल्स, तो 1/5 इनटू, अब ये भी ट्रू बोले 1/2, ये भी ट्रू बोले एंड ये भी ट्रू बोले, तीनों ट्रू बोले, वाइट आने पे तीनों ट्रू बोलेंगे, तब ये अपने फेवरेबल है, ठीक है।
तो आंसर अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ व्हेन इवेंट इज वाइट. सो दिस विल बी 1/5 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4. ये सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी प्लस. अब क्या आने वाली है, अब दूसरा कलर का कोई बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इस बात में अपन बोलेंगे कि कोई एनी अदर कलर विल बी 4/5 आ जाए, है ना. अब उनको झूठ बोलना है, तो झूठ बोलना है तो क्या करेंगे, ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला और ये भी झूठ बोला. साथ में सिर्फ झूठ बोलना इनफ नहीं है बच्चों, यहां पे झूठ भी स्पेसिफिक झूठ बोलना है उसको. तो उसके पास झूठ बोलने के कितने ऑप्शन है ना, उसके पास झूठ बोलने के कितने ऑप्शन है यहाँ पे. यदि वो झूठ बोलता है तो वो ऐसा भी बोल सकता है ना कि व्हाइट के अलावा और कोई कलर भी बता सकता है. जो कलर मान लो रेड आया, रेड के अलावा वो ब्लू भी बोल सकता था, व्हाइट भी बोल सकता था. यहाँ पे व्हाइट भी उनमें से एक है, ब्लू, व्हाइट, लेट्स से वायलेट और येलो, मान लो ये कलर है. तो इन चारों में से कोई भी कलर वो बोल सकता था झूठ बोलते हुए भी, बट उसको व्हाइट ही चूज करना है क्योंकि आउटपुट व्हाइट है. तो उसको व्हाइट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उनमें से झूठ बोलने के बाद व्हाइट चूज करने के ऑप्शन कितना है, 1/4. तो 1/4 हर के सब में 1/4 है. तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है. व्हाइट भी स्पेसिफिक अपने को बोलना है कि भाई झूठ भी उसको स्पेसिफिक बोलना है यहाँ पे, है ना, व्हाइट ही होना चाहिए. झूठ बोल दिया ये इनफ नहीं है व्हाइट आने के लिए, समझ रहे हो ना. यहाँ पे झूठ बोल दिया ये इनफ नहीं है, सफेद झूठ बोलना है उसको, व्हाइट. ठीक है, झूठ भी व्हाइट बोलना है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, है ना, विदाउट रिपीटेशन ये होना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. सही है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. इसका अपन केसेस लेते हैं. अब देखो ये 6 डिजिट्स हैं टोटल, इनका सम क्या है 15, मतलब 3 से डिविजिबल है. तो या तो नंबर अपन लेते हैं 1 2 3 4 5, इनसे बनने वाले नंबर होते हैं, या 0 3 को हटा दो, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी भी अपने को चेक करना है. तो एक नंबर ऐसा हटाना जो 3 से डिविजिबल है, उड़ा दिया 3 को. यही दो पॉसिबिलिटी है. इससे 3 से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे, लास्ट प्लेस इवन होना चाहिए. लास्ट प्लेस इवन को फिल करने का तरीका 2, बाकी कुछ भी भर सकते हो तुम 4 फैक्टोरियल. ठीक है, इसमें दिक्कत आएगी. इसमें मैंने बोला कि लास्ट प्लेस को तुम 0 से भी फिल कर सकते थे. 2 केस बना रहा हूं मैं. लास्ट प्लेस को तुम 2 और 4 से भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. 2 और 4 से फिल करने का तरीका मतलब 0 से फिल करने का तरीका मतलब 1, और लास्ट प्लेस को 2 और 4 से फिल करने का तरीका मतलब 2 वेज. ठीक है, अब ये जो 4 प्लेसेस है उसको फिल करने का तरीका, 0 लास्ट में आ गया तो बाकी जो 4 बचे उनको फिल करने का तरीका 4 फैक्टोरियल. ठीक है, सही है बात. अब इसमें 2 वेज से इसको फिल कर दिया. अब फर्स्ट प्लेस में मुझे पता है 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता. एक नंबर यहां चला गया, 2 नंबर चले गए, तो फर्स्ट प्लेस 3 × अब बाकी जो 3 बचे 0 के साथ 3 फैक्टोरियल. तो अपने पास ये क्या आ रहा है देखो, 2 × 4 फैक्टोरियल, ये क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल, ये क्या आ रहा है 6 × 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ऐड कर लो इनको. ये अब टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस अपने पास कितने होंगे, टोटल केसेस मुझे पता है कि 5 डिजिट नंबर इससे कितना बन सकता है, देख लो. फर्स्ट प्लेस को भरने का तरीका 5, बाकी जो बचे उसको भरने का तरीका क्या होगा, तो 5 × 5 फैक्टोरियल. तो यही अपने पास है टोटल.
क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या 1/2, ये दिया हुआ है अपने को। और अपने को क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी व्हेन ए डैश इज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए डैश इज अकर्ड, कॉम्प्लीमेंट है उसका। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ठीक है, अब बात ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश तो अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से निकल के आ जाएगा, यहां से अपन बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी 3/4। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी बात कैसे करेंगे, इसके लिए अपने को क्या किया, अपन ने वेन डायग्राम बनाया। समझते हैं इसको, ये है बी, ये मान लो ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश को एक बार प्लॉट करते हैं। ए डैश क्या है, इसके बाहर, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन, तो ए डैश के बाहर बी का कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए, हाँ ए इंटरसेक्शन बी। अब अपने को दिया हुआ क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी दिया हुआ है ना, अपने को दिया हुआ है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी से यदि इसको निकालना चाहें, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपने को गिवन है, तो ए यूनियन बी में से क्या निकाल दो, ए यूनियन बी ये पूरा है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो, तब भी सही है ये, है ना। इस पार्ट को यदि निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये पूरा, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दिया। या मैंने बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है, दोनों दी हुई है। ये है अपने पास 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4। तो देखो सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया ये, है ना। 1/4 अपॉन 3/4 1/3, आंसर क्या आ गया 1/3। तो ये अपने पास क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है अपने पास z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 5 आयोटा का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1। एक सर्किल है, सर्किल के अंदर का पार्ट, सच दैट एम्पलीट्यूड ऑफ z इज मैक्सिमम, देन z इज इक्वल टू, z माइनस 5 आयोटा है ना। तो ऐसा कुछ सर्किल की बात कर रहे हैं अपन, जिसका सेंटर है 0,5, रेडियस है 1, उसका एम्पलीट्यूड z का एम्पलीट्यूड है ना, मॉड ऑफ z का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज मैक्सिमम, है ना। z का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो z का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां पे होगा, है ना, कहीं पे भी हो सकता है z, तो z का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये वाला पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये अपने पास दिया हुआ 1 है ना, ये रेडियस है इसकी, और ये डिस्टेंस अपने को क्या दी हुई है, ये 5 दी हुई है पूरी, है ना। तो यहां से अपन ये निकाल सकते हैं, क्या बोलो, ये लेंथ निकाली जा सकती है √25 + 1 √26। ये लेंथ आ जाएगी √26, सॉरी √24, है ना। ये हाइपोटेन्यूज है इसके लिए, तो √24 मतलब 2√6, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए, ये थीटा निकल जाए तो काम हो जाएगा अपने का अपना। ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये थीटा अपन ने बोला कि कहां से निकाल सकते हैं अपन,
ये 5 पता है, 1 पता है, तो थीटा भी निकल आएगा। बोलो ये थीटा का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा विल बी 1/√24। ठीक है। सिमिलरली कोई भी जो अपने को निकालना है सब कुछ निकाल सकते हैं। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो पॉइंट क्या होगा, √24 एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा √24 कोस 90 माइनस थीटा विथ नेगेटिव साइन, और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ √24 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब ये वैल्यूज उठा के थीटा की यहाँ से रख देंगे, -√24 या -2√6 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा विल बी 1/5। ठीक है। तो ये आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2√6 इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2√6/5। तो ये इसका हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो फाइनल आंसर विल बी, पॉइंट की बात करें तो -2√6/5 प्लस 24/5 आयोटा। तो मतलब करेक्ट है, S1 इज ट्रू। तो 1, 2, 4 में से कोई होगा। सेकंड अपने को ट्रू दिया हुआ है तो सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड चेक करते हैं, है ना। सो S3 देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो mod ऑफ z इज इक्वल टू 1, है ना, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0। इस बात का यूज करना है, यू हैव टू फाइंड cos ऑफ θ1 माइनस θ2 cos ऑफ θ2 माइनस θ3 प्लस cos ऑफ θ3 माइनस θ1। एक तो अपन वेक्टर के एंगल से सोचें तो डायरेक्टली अपने को काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी यहाँ पे, है ना। वेक्टर के एंगल से बहुत ही आसान है ये। तो एक ट्राइंगल बन रहा है, z1 z2 z3 क्या है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। इनमें यदि अपन देखेंगे आगे कि एंगल क्या है, 120 डिग्री टाइप का। z1 z2 z3 में आपस में बीच में एंगल क्या होगा, 120 डिग्री टाइप का। दो इस बात का अभी अपन यूज नहीं कर रहे हैं। अपन ने क्या बोला, इसको अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 इसके बाहर से इज इक्वल टू 0, वो भी 0 होगा। तो ये क्या आएगा, देखो ये क्या आने वाला है, mod ऑफ z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z2 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 z3 बार प्लस रियल पार्ट ऑफ z3 z2 बार। सोल्व कर सकते हैं अपन आराम से ये चीज, है ना। इमेजनरी पार्ट तो z इंटू जेड बार करेंगे तो इमेजनरी पार्ट थोड़ी आएगा, सिर्फ इसका मोड ही आने वाला है, तो उनका रियल पार्ट ही बचेगा। ठीक है। z1 z2 बार का और z2 z1 बार का दोनों का रियल पार्ट सेम ही है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया। बाकी अपन लिखने को इसको 2 बार भी लिख सकते थे, रियल पार्ट ऑफ z2 z1 बार प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 z3 z2 बार z3 प्लस रियल पार्ट ऑफ z3 बार z2। इन दोनों का रियल पार्ट सेम ही होगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो mod ऑफ z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z2 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z2 स्क्वायर 1 1 1, ये हो जाएगा 3 प्लस इसकी बात करें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है। z1 का मोड क्या है, z1 का मोड है 1, तो z1 को अपन लिख सकते हैं 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा θ1। z2 बार को अपन क्या लिखेंगे, 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा θ2। ठीक है, यूलर्स फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, देखो z1 इंटू z2 बार को यदि अपन लिखें, z1 इंटू z2 बार अलग से कर देता हूं मैं, z1 इंटू z2 बार क्या आएगा, ई टू द पावर आयोटा θ1 माइनस θ2
है ना। और यदि Z2 बार इंटू Z1 करें तो ये आएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। Z1 बार इंटू Z2 ये आने वाला है, दोनों का समेशन, यही दो टर्म आएगी मल्टीप्लीकेशन में, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो रियल पार्ट है दैट इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, कोस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 दोनों सेम है, कोस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इमेजिनरी पार्ट वहां से कैंसिल हो रहा है, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। देखो वो क्या बच जाएगा, 2 कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। सिमिलरली इनमें भी बच जाएगा, सेम वही कर रहे हैं, तो इसको अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 टाइम्स सिग्मा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3/2। तो डायरेक्टली वी कैन से दिस, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है बच्चों, ट्रू आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ट्रू आ रहे हैं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब अपने को लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला भी काफी आसान है चेक करने में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा n माइनस 1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अपने को निकालना है सिग्मा i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अल्फा i अपॉन 3 माइनस अल्फा i, इसका समेशन निकालना है। देखो क्या थॉट प्रोसेस क्या है अपने, अपन इसको पहले लिख लेते हैं सिग्मा i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अल्फा i माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस अल्फा i, ठीक है। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इससे, ये क्या बन गया माइनस 1 प्लस 3 अपॉन अल्फा i। सिग्मा माइनस 1 क्या होगा, 0 टू n माइनस 1 तक n हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार, n बार जोड़ रहे हैं अपन। सिग्मा i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 किसका, 3 अपॉन 3 माइनस अल्फा i। अब इसका सिग्मा करना है। अब इसका सिग्मा करने का दो तरीका है, वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, है ना, x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट 3 तो बाहर ले सकते हैं, तो सारे रूट्स, इसके रूट्स क्या है अल्फा i। अपने को वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स, अपने को वो इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालना है जिसके रूट क्या हो 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा i। दिस इज मेथड नंबर 1। थॉट प्रोसेस क्लियर है क्या, बोलो। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वी कैन डू दिस, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा i। आराम से कर सकते हैं ये काम। तो ये वाला प्रोसेस अभी करते हैं। मेथड 2 यूजिंग डिफरेंशिएशन, इस टाइप की चीज को अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो मुझे पता है कि इसके रूट्स हैं ये, x की पावर n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, x माइनस अल्फा 0 इंटू x माइनस अल्फा 1 टिल x माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं, बोलो। अब दोनों तरफ मैंने क्या लिया, लोग लेके डिफरेंशिएट कर दो। लोग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log x n माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस अल्फा 0 प्लस log ऑफ x माइनस अल्फा 1 टिल प्लस में log ऑफ x माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन x n माइनस 1, ऊपर आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस अल्फा 0 प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 टिल 1 अपॉन x माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, x की जगह पुट x इज इक्वल टू 3 बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा i का सिग्मा।
फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। ये वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दी अपन ने, माइनस n प्लस 3 इंटू सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है, माइनस n इंटू 3 की पावर n, ये भी बन जाएगा 3 की पावर n प्लस n प्लस n, ये n माइनस 1 है पावर, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। तो n अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, ये मेथड से भी ट्राई करना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां से भी निकाल सकते हो तुम, इस फॉर्म में थ्योरी ऑफ इक्वेशन से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लगा सकते हो तुम। जो क्वाड्रेटिक में अपन काम करते हैं वही काम करो और उसका क्या निकाल लो, सम ऑफ रूट। उस इक्वेशन का क्या निकाल लो, सम ऑफ रूट। यहां से भी आंसर आ जाएगा और वो भी आसान है, काफी इजी है। तो बोथ प्रोसेसेस आर इजी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट काफी इजी है, बन जाएगा आराम से, है ना। Z1 अपॉन Z3 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z4 को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4। मुझे क्या दिया हुआ है, Z1 और Z4 आपस में, Z1 और Z2 आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट, एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है ये, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यदि e टू द पावर आयोटा थीटा 1 है ये, तो ये क्या होगा, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 1, ये e टू द पावर आयोटा थीटा 2, तो ये e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2। तो कट कटा के क्या जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर बचेगा, है ना। मोड जो भी है इन सब का मोड वो एक रियल नंबर होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर इज 0, है ना। यहाँ पे π/2 है, मतलब फर्स्ट फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स होता ही मतलब 3 और 4 में से कोई एक होगा। 3 और 4 में चेक करो, सेकंड वाला चेक करते ही अपना काम हो रहा है, तो सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 अपॉन ओमेगा, वेर ओमेगा इज 5th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब अपने को पता है कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको अपन ने क्या किया, देखो 5th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हो गया कि ओमेगा की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल, है ना। x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 के ये सारे सॉल्यूशंस हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, है ना। इसमें क्या किया मैंने, ओमेगा की पावर 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ओमेगा की पावर 5 विच इज 1, 5th रूट ऑफ यूनिटी है। इन सब का समेशन क्या होगा, इन सब का समेशन होगा माइनस ओमेगा की पावर 4, क्योंकि सम ऑफ रूट यहां पे क्या है, 1 प्लस सम ऑफ रूट यहां पे 0 है, तो यहां से ये आ जाएगा, बोलो, तो ये आ जाएगा -2 या 2 टाइम्स ओमेगा की पावर 4 का मोड। अब ओमेगा की पावर 4 का मोड अपन यहां से बहुत आराम से बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 4 का मोड क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। सो आंसर वैसे अपने को क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बट होना चाहिए 2, ठीक है। तो देखो S2 का ये फॉल्स है, और ये वाले स्टेटमेंट में अपने को क्या बताना है यहाँ पे, अच्छा ये अपने को ये 2 निकला, अपने को क्या निकालना है, लॉग ऑफ, अच्छा अपने को निकालना है लॉग ऑफ
इसका मोड क्या आया, इसका मोड आया 2, ठीक है। अपने को निकालना है log 2 to the base 2 विच इज़ 1। अपने को log निकालना है बच्चों, है ना। ये बहुत छोटा सा log लिख दिया है ना, इससे काफ़ी डाउट आ सकता है ना। log of 2 to the base 2 विच इज़ 1, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स ट्रू, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अपन 15 में, देखो वी हैव टू इक्वेशंस z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z की पावर 97 प्लस z की पावर 29 प्लस 1 इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड कॉमन रूट ऑफ दिस टू इक्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ कॉमन रूट्स। तो सबसे पहले कॉमन रूट्स कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो मुझे पता है कि हिट एंड ट्रायल से उस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। वही अपन काम कर रहे हैं, z इक्वल टू -1 रखा तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, z प्लस 1, एक रूट तो ये होगा, अंदर देखो क्या आ रहा है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, ठीक है। अब देखो z प्लस 1 इसका एक रूट है, अब इसका क्या रूट है, इसको अपने को पता है कि z³ -1 इक्वल टू 0 को अपन यदि लिखें तो क्या आता है, z -1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। इसका मतलब ये 1 रूट यहाँ पे है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये इक्वेशन के रूट क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, z इक्वल टू -1। अब रख के चेक कर लेंगे कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो z इक्वल टू -1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, z इक्वल टू ओमेगा रखो, ओमेगा की पावर 97 विच इज ओमेगा, ओमेगा की पावर 29 विच इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर रखा अपन ने, तो देखो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अपने को निकालना है कि अल्टीमेटली सम ऑफ दीज टू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो आंसर शुड बी -1। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। 16 देखो, if t and c are two complex numbers such that mod of t is not equal to mod of c, है ना, और अपने को क्या दिया हुआ है, mod of t is equal to 1, ठीक बात। इसका मतलब mod of c is not equal to 1, सही बात। अब z अपने को क्या दिया हुआ है, z is equal to at minus at plus b upon t minus c। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ, है ना, लोकस ऑफ z। a b यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लोकस ऑफ z निकालना है। तो मैंने बोला कि लोकस ऑफ z निकालना है यहाँ पे, ठीक है, लोकस ऑफ z निकालना है। t का लोकस मुझे दिया हुआ है सर्किल, तो मैं क्या करता हूँ, t इन टर्म्स ऑफ z निकालता हूँ पहले। तो इसको बना दिया मैंने zt माइनस zc इज इक्वल टू at प्लस b, ठीक है। t को इधर ले आए, z माइनस ए इज इक्वल टू b प्लस zc। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस zc अपॉन z माइनस ए। अब इस बात का यूज करते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं मोड। मोड लगाने से फायदा क्या हुआ, मोड ऑफ t तो मुझे पता है 1 इज इक्वल टू क्या आया, zc प्लस b का मोड अपॉन z माइनस ए का मोड, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को, मोड ऑफ b यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ b कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। वो क्यों कर रहे हैं अभी समझ में, मोड ऑफ c डिवाइड कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ। मोड ऑफ c कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो ये बच जाएगा z प्लस b अपॉन c अपॉन z माइनस ए, ठीक है, सही है बात। c को अलग किया अपन ने। अब इसको ध्यान से देखो, मोड ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 1।
नॉट इक्वल टू 1, सी बी गिवन नंबर्स हैं, सी बी सब गिवन नंबर, तो एक तरीके से ये लिखा हुआ है z माइनस जेड वन का मोड अपॉन z माइनस जेड टू का मोड इज इक्वल टू क्या है, सम k इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन बनती है, ये किसकी इक्वेशन आती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इफ k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इफ k इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो दिया ही हुआ है अपने को, ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। आसान सी प्रॉब्लम थी 16। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहे हैं अपन 17 में, a complex number z satisfies 2z plus 10 iota का मोड is less than equal to 5 रूट 3 माइनस 5। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। लिस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपने को निकालना है, लिस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपने को निकालना है। पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं, 2 यहां से कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया है ना, तो -5 -5 सेंटर है इसका, और रेडियस क्या है 5 रूट 3 माइनस 5/2। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि 5 इंटू रूट 3 माइनस 1/2, रूट 3 माइनस 1.7/2, तो 5 से तो छोटा ही है, इसका मतलब सर्किल ऐसा कुछ है, ठीक है। आपने को क्या निकालना है, देन द लिस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लिस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है अपने को, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने। तो लिस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने का मतलब अपन को निकालना है लिस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो नेगेटिव में जो बड़ा होगा वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ओवरऑल छोटा होगा। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो अपने को बेसिकली ये एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना है π/2 इतना, ये एंगल कितना है π/4, ये मिल जाए अपना काम बन गया। ये एंगल कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट होगी। तो ये लेंथ अपने को दी हुई है क्या 5 इंटू रूट 3 माइनस, सॉरी ये तो है अपने पास 5 रूट 2 है ना, इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 रूट 2। रेडियस अपने को दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है 5 इंटू रूट 3 माइनस 1/2। अब निकाल सकते हैं ये थीटा, थीटा के लिए अपन ने लगाया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 माइनस 1/2 अपॉन 5 रूट 2। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। कुछ याद आ रहा है क्या, ये किसका है 15 डिग्री का वैल्यू है π/12। ऐड कर दो सबको, π/12 प्लस π/4 प्लस π/2, टेन π/12 किसके साथ माइनस के साथ होगा, तो -5 π/6। क्वेश्चन नंबर था ये 17। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इमेज ऑफ दिस। काफी सिंपल है, 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा की इमेज निकालनी है एक लाइन के रेस्पेक्ट में। तो 1 प्लस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू z बार इक्वल टू 0। सिंपली पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y रखते ही लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी y इक्वल टू x। अब अल्टीमेटली क्या निकालना है अपने को, y इक्वल टू x लाइन में इस पॉइंट की इमेज। इस पॉइंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या बन रहा है देखो, ये पॉइंट अपने पास बन रहा होगा 1 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक है। अब इसकी इसमें इमेज निकालनी है तो होगा क्या, x और y क्या हो जाएंगे इंटरचेंज,
तो आंसर इमेज क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस i/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखो, mod of z equal to 5, then the points representing the complex number this lies on the circle whose center is this। तो क्या बोल रहा है, mod of z is equal to 5 दिया हुआ है, माइनस आयोटा प्लस 15/z, इसका लोकस निकालना है ना। तो इसको मैं मान लेता हूं इस पूरे, इसको मैं मान लेता हूं लेट से w, ठीक है। तो w इज इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या बोला देखो, w प्लस आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा, 15/z। दोनों तरफ मोड ले लो, मोड ऑफ w प्लस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ, तो 15/mod ऑफ z। तो w प्लस आयोटा, लोकस w का ही निकालना है बच्चों, है ना। तो 15 mod ऑफ z दिया हुआ है 5, तो ये क्या आया, w प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3। तो सेंटर क्या है इसका, 0, -1, 0, -1 एंड रेडियस क्या है 3। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z प्लस mod ऑफ z माइनस e टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस mod ऑफ z माइनस 2 इंटू e टू द पावर आयोटा अल्फा, ये लिखा हुआ है अपने पास। अब देखो इसका क्या निकालना अपने को, मिनिमम वैल्यू। अब यहां पे क्या है देखो, ये डिस्टेंस है 0 से, ये डिस्टेंस है e टू द पावर आयोटा अल्फा से, ये 2 इंटू e टू द पावर आयोटा अल्फा से। इन दोनों को ध्यान से देखो, पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0 तो यहाँ पे हो गया, 0 से डिस्टेंस निकालनी है। e टू द पावर आयोटा अल्फा z2 यदि पॉइंट की बात करें तो वो क्या होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस पे कहीं भी हो सकता है ना। मैंने मान लिया यहाँ पे है ये अल्फा, ये एंगल लेट से अल्फा है, ठीक है। अब 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा क्या होगा, मान लो ये अल्फा है तो 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा यहीं कहीं होगा। तो ये पॉइंट भी अपने को Z3 भी फिक्स हो गया है ना। तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अब Z एक ऐसा पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम these three is sum of distance from these three is minimum। मिनिमम कब होगी, पहले तो मैं इसको छोड़ देता हूं, लेट से इसको मैंने छोड़ दिया, है ना। अब Z2 से डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, Z2 से डिस्टेंस मिनिमम तो अपन बोल सकते हैं कि वो Z2 पे आके बैठ जाए तब होगी। यदि वो पॉसिबिलिटी इन दोनों के मिनिमम डिस्टेंस पे बनती है तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब Z2 से मिनिमम डिस्टेंस तो क्या होगी, Z2 के ऊपर आके बैठ जाए तो Z2 से मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब बात करते हैं एक ऐसा पॉइंट Z जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z3 इज मिनिमम। तो मैं क्या बोलता हूं कि वो पॉइंट यदि इस लाइन के ऊपर ही ले लूं, मैं कहीं पे भी Z को यदि लाइन के ऊपर ही ले लूं तो क्या होगा, तो दिस प्लस दिस विल बी मिनिमम, है ना। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये डिस्टेंस Z1 और Z3 से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों होगा। अब इसमें वो केस भी आ जाए, वो स्पेशल केस भी आ जाए जब Z2 से भी मिनिमम डिस्टेंस हो, तो पॉइंट को क्या कर दो, इसके ऊपर ही। अब Z2 से भी मिनिमम डिस्टेंस है और Z3 और Z1 से भी मिनिमम डिस्टेंस है, तो पॉइंट क्या होगा, Z2 इटसेल्फ। और अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी 1 + 1 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहे हैं देखो 21 में अपन 1 + आयोटा अपॉन
1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स x, where x is not equal to 0 and x is between -1 to 1। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स को चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स विल ऑलवेज बी कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों की रेंज ही पाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोस इनवर्स एक्स में भी एक्स में ही जाएगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई बाई 2, सो दिस इज 1। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 कब कब हुआ ये देखना है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बाई 2 की पावर n। ठीक है, सो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। आयोटा की पावर n 1 कब होगा, जब 4 का मल्टीपल होगा। तो n 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल क्या क्या है, 20 से छोटा भी होना चाहिए। 4, 8, 12, 16, तो 4 वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 22, मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 का मोड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि z1 और z2 आपस में क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी है ना। ट्राइंगल इनइक्वलिटी, इक्वलिटी कब बन जाती है, व्हेन दे आर कोलिनियर। अब मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 कब पॉसिबल होगा, ये जब z1 और z2 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी पॉसिबल है। सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, तो ठीक है, तो दोनों ऐड होंगे, इधर तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों सेम कभी नहीं हो सकते। तभी पॉसिबल है जब z1 z2 को क्या करें, कम करें, तभी पॉसिबल है। क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है, कोई भी डायरेक्शन हो, क्योंकि मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 है। इसको अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो तभी पॉसिबल है ये। तो z1 इधर हो गया, z2 इधर हो गया, ये इस तरीके का होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया अपने को। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो सेकंड स्टेटमेंट को मैंने इस तरीके से देखा, z2 प्लस 2 आयोटा z3 माइनस z2 इज इक्वल टू, मेरे को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, z2 को इसके साथ ऐड करते यही बन रहा है, ये z2 प्लस इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, इसको पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता हूँ, लेट से नाम, है ना, कुछ नया कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया w। मोड ऑफ z प्लस w इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मोड ऑफ z2 प्लस मोड ऑफ w। ठीक है, आ रहा है, 2 आयोटा कॉमन लेते ही, z2 कॉमन लेते ही 1 माइनस 2 आयोटा बन रहा है ये। ठीक है, तो w अपने पास क्या है, w इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, 2 आयोटा z3 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z2, इसको मैंने w नाम दिया है। तो w को थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहे हैं। w इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू z3 माइनस z2 प्लस z2।
है ना। यहाँ से अपने को ये भी पता लग रहा है कि W माइनस जेड टू इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू जेड थ्री माइनस जेड टू, एक ही रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे अपने को निकालना है मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z3 स्क्वायर, ठीक है। गिवन क्या क्या है, देखो Z1 दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो मोड ऑफ Z1 अपने को पता है विच इज 5, ठीक। यहां से मोड ऑफ Z2 भी निकाल सकते हैं, 5 माइनस मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को 2, तो मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मोड ऑफ Z1 निकल गया, मोड ऑफ Z2 निकल गया, बस Z3 की देर है, Z3 निकलते अपना काम हो जाएगा। अब Z3 निकालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। Z3 यहाँ से निकलेगा, देखो Z2 पता है, Z2 पता है, ओमेगा W भी अपने को थोड़ा बहुत, W और Z3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो W और Z3 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, W माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा। एक बात अपन और यहां से बोल सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, यहां से क्या बोल सकते हैं, Z2 और W एक ही डायरेक्शन में है, Z2 और W एक ही डायरेक्शन में है, बोल सकते हैं क्या, मोड ऑफ Z2 प्लस W इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ W, तभी पॉसिबल है ना। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, तभी पॉसिबल है व्हेन बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। तो Z2 और W दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इस बात से अपन ये बात बोल पा रहे हैं, समझ में आ रही है कि बात। यहां से अपन ये बोल रहे हैं, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ Z2 इज 3, मोड ऑफ Z2 इज 3, मोड ऑफ Z2 इज 3 गिवन है। मोड ऑफ Z2 प्लस W अपने को नहीं पता, ठीक है, इतना पता है अपने को। अब यहां से अपन क्या क्या बोल सकते हैं, W माइनस Z2 का मोड, ऐसा मोड ले लिया क्या, मोड ले लिया, तो मोड ले लो दोनों तरफ, तो W माइनस Z2 का मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मोड ऑफ Z3 माइनस Z2, ये आ गया 2 टाइम्स Z3 माइनस Z2। मॉड ऑफ Z3 अपने को नहीं पता लेट से, ठीक है। मॉड ऑफ W इज व्हाट, अपने को यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है यहां पे, यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, Z2 के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है, Z2 के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है किसका, Z3 कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कहीं Z3 रहा होगा, ऐसे कहीं Z2 रहा होगा, तो W यहीं कहीं रहा होगा, ठीक है। तो Z2 के रेस्पेक्ट में Z3 किधर है, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं कहीं होगा, और W माइनस Z2 उसका डबल है, ठीक है। ये बात अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो Z2 का मोड भी अपन ने निकाल लिया है ना। अच्छा, यहाँ पे अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है ना, दिस इज इक्वल टू 10,
है ना, अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ W इज इक्वल टू 10। हाँ, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 क्या पता है अपने को, मॉड ऑफ Z2 दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ Z2 दिया हुआ है, निकाला अपन ने अभी, मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 3। तो मॉड ऑफ Z2 यदि 3 है तो मॉड ऑफ W क्या आ गया 7। मॉड ऑफ W अपने को पता लग गया है ना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मॉड ऑफ W इज 7, ठीक है, मॉड ऑफ W इज 7, मोड ऑफ W आ गया 7। अब मोड ऑफ W माइनस Z2 ये कितना होगा, मोड ऑफ W माइनस Z2 कितना होगा बच्चों, मोड ऑफ W माइनस Z2 होने वाला है, मोड ऑफ W माइनस Z2, देखो मोड ऑफ W है 7 माइनस 3, तो ये होगा 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ Z3 माइनस Z2। तो Z3 माइनस Z2 का मोड कितना आ गया यहाँ से, मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 आ जाएगा अपने पास 2, मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 आ जाएगा क्या 2, ठीक है। अपने को अब निकालना क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ Z3 निकालना है ना, अपने को निकालना है मोड ऑफ Z3। तो इसको यहां से देखो, Z3 ये पॉइंट है, Z3 को घुमाने पे अपन किस पे पहुंच रहे हैं, W पे पहुंच रहे हैं, बोलो Z2 के रिस्पेक्ट में Z3 को घुमाने पे W पे पहुंच रहे हैं। तो W माइनस Z2 ये तो अपने को पता है कि ये 90 डिग्री है, ये बात अपन यहां से देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री वाली बात अपन कहां से, यहां से पता कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका जो मोड है W माइनस Z2 का मोड क्या है, W माइनस Z2 इतना है 4, ये 4 है। Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 कितना है 2, है ना, Z3 माइनस Z2 का मोड क्या निकला 2। अपन क्या करेंगे, अपने को निकालना है मोड ऑफ Z3 का स्क्वायर, ओके। तो देखो यहां से यही एग्जैक्टली निकालना है अपने को, Z3 पॉइंट ये है यही कहीं, तो देखो यहां पे ये अपने को दिया हुआ है 2 है, समझना बात को अच्छे से, ये दिया हुआ अपने को 2, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 यहां से निकाला अपन ने, दैट इज 2, ठीक है। और मॉड ऑफ Z2 कितना है, मॉड ऑफ Z2 इज 3, तो ये इसका क्या है, एक तरीके से हाइपोटेन्यूज रहा। तो मॉड ऑफ Z3 कितना आया, मॉड ऑफ Z3 आ गया बच्चों यहाँ पे √13। तो यही पूरी स्टोरी थी, मोड ऑफ Z3 निकालना था, मोड ऑफ Z3 इज इक्वल टू क्या है, √13। तो जैसे ही मोड ऑफ Z3 √13 आया, अपने पास सब कुछ आ गया, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z3 का स्क्वायर, ये अपने को निकालना था। इट वॉज ए गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं ना, वेक्टर भी इसमें यूज हो रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 25, 9 प्लस 13, तो आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 22 का 47। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। There is one bag. It contains 5 white ball and 3 red ball. बीच में कुछ प्रोसेस हुआ, 1 ball is drawn. जो बॉल आई उसके ऑपोजिट कलर की 2 बॉल ऐड कर दी और उसको फेंक दिया, है ना, इस टाइप का प्रोसेस हो रहा है। अब फाइनली जो बैग मिला उसमें से एक बॉल उठाई गई, वो बॉल फाइनल बॉल क्या आ रही है, व्हाइट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्कार्डेड बॉल इज व्हाइट, ठीक है।
तो टिपिकल बेस थ्योरम है। तो डिस्कार्डेड बॉल फर्स्ट टाइम में वाइट भी हो सकती थी और डिस्कार्डेड बॉल रेड भी हो सकती है ना। पहले अपन ने हो सकता है कि अपन ने जब उठाया तब रेड आ सकती थी। दो केसेस, दो पाथ बन सकते हैं। जब वाइट आई उसको मान लो अपन ने फेंक दिया, तो अपन ने क्या किया, दो रेड ऐड कर दी। तो रेड आई तो दो वाइट ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये किसी पाथ से होकर आ सकता था और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो अपन ने ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइनली अपने को निकालने क्या है, डिस्कार्डेड बॉल इज वाइट व्हेन वी हैव रिसीव्ड फाइनली वाइट बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डेड वाइट इंटरसेक्शन फाइनल वाइट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल वाइट, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो डिस्कार्डेड वाइट ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डेड वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल वाइट व्हेन डिस्कार्डेड वाइट इंटू टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, डिस्कार्डेड वाइट है, डिस्कार्डेड वाइट है। तो पहले अपन ने उठाया जब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/8, ठीक है। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8 इनटू, अब ये पाथ फॉलो कर लिया। अब फाइनल बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो मैंने दो बॉल रेड बॉल ऐड कर दी, तो 5 रेड बॉल हो गई और 4 व्हाइट बॉल हो गई, तो 4/9 प्लस, ठीक है। ये तो ऊपर वाला पार्ट आ गया, तो 5/8 इंटू 4/9 प्लस, हो सकता था वो रेड बॉल आती, रेड को डिस्कार्ड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8 इंटू रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू, अब जब रेड आ गई तो दो व्हाइट बॉल ऐड हो गई, मतलब टोटल व्हाइट बॉल कितनी हो गई, 7। टोटल बॉल कितनी है अपने पास, 7 + 2 9 बॉल है, रेड को तो फेंक दिया एक को, तो 7/9 दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। Five girls and 10 boys sit on a random in a row having 15 chairs numbered from 1 to 15. If the probability that the end seat are occupied by girls and between any two girls odd number of boys can seat is n/3003, ठीक है। ये अपने को बोला गया, ठीक है। अपने को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्या क्या बोल रहा है, देखो एंड पॉइंट पे क्या है, गर्ल्स आनी चाहिए, ठीक, और बिटवीन एनी टू गर्ल्स है ना, 5 गर्ल्स है, ओड नंबर ऑफ बॉयज होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूं कि ओड नंबर ऑफ बॉयज कैसे कैसे हो सकते हैं। 1 1 1 कितने बचे बॉयज, 7 बॉयज बचे पीछे, है ना। अपने पास कितना है यहाँ पे, 10 बॉयज है, ठीक है। 1 1 2 इधर से उठा के 3 5, और क्या पॉसिबिलिटी, 1 3 3 3, है ना। ये पॉसिबिलिटी बनती है। बीच में इसी टाइप से आ सकते हैं ना। अब ये 1 1 1 7 जो है अपने को पता है ये कैसे कैसे हो सकता था, 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 1, है ना। ये वाला तो है, इसके साथ ये तीन केसेस और, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये कैसे कैसे हो सकता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 टाइप से हो सकता है। ये वाली चीज कैसे कैसे हो सकती है ना। ये अरेंजमेंट कैसे कैसे पॉसिबल है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वैसे, है ना। ये 2 जो है इनका अरेंजमेंट कर लो। पहले अपन नंबर ऑफ केसेस निकाल रहे हैं ना, किस तरीके से हो सकता है, उसके बाद बात करेंगे आगे। टेन 12, ये कितने तरीके से हो सकता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अगेन 4। तो ये टोटल कितने केसेस आ गए, 20 केसेस।
सब केसेस में अरेंजमेंट आगे सेम होगा, देखो है ना, अरेंजमेंट आगे सेम होगा बच्चों, है ना। कैसे, देखो इस बात को समझते हैं। अब पहले गर्ल्स को बिठा दिया, लेट से गर्ल्स को बिठा दिया उनकी, या बॉयज को अपन बिठा देते हैं, बाद में जो पोजीशंस बचेगी उन पे गर्ल्स बिठा देंगे, ठीक है। 1 1 1 7, पहले अपन क्या करें, सारे बॉयज को बिठा दो। अब जो पोजीशंस बचेगी इन पे किसको बिठा देंगे, गर्ल्स को बिठा देंगे, ठीक है। तो बॉयज को इन टुकड़ों में बांट के बिठाने का तरीका क्या है, तो अपन बोलेंगे कि ऐसे कितने तरीके हैं, 20 वेज है। 20 वेज से ऐसा काम कर सकते हैं। हर एक वेज का अरेंजमेंट क्या है, कोई भी कहीं बैठ सकता है ना, ये वाली जगह बीच में खाली छूट जाएगी अपने आप, है ना। ये 1 1 1 7 का एक तरीके से अपन क्या बना लिए, 1 1 1 7 का ग्रुपिंग कर लिया अपन ने, है ना, ग्रुपिंग कर लिया। अब वो ग्रुप कहीं भी बैठ सकता है, लेट से, है ना। तो ये 1 1 1 7 7 यहाँ आ सकते हैं, 1 एक बंदा यहाँ बैठ सकता है ना। तो ये ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटली अपने पास कितने केसेस हैं, टोटल केसेस अपन बोल सकते हैं कि 20 केसेस है टोटल ऐसे कितने केसेस हैं, 20 केसेस हैं। तो 20 केसेस हैं अपने पास ऐसे इनटू। अब हर एक वो केस कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ये 10 बॉयज आपस में अरेंज हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल तरीके से, हर एक उस केस में। जैसे ये वाला एक केस में पकड़ता हूँ, इसमें अपने को बोल सकता है कि यहाँ से बंदा यहाँ उठ के बैठ सकता है, यहाँ से यहाँ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 10 पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस तो 10 ही है ना, ये आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। इनटू अब गर्ल्स आपस में 5 लोकेशंस पे, जो 5 लोकेशंस बची अब गर्ल्स की बची, ठीक है ना। इनको 4 टुकड़ों में इस तरीके से बांट दिया। अब जो 5 लोकेशन बची वो गर्ल्स की बची, उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से, अपॉन टोटल कितने हैं 15 लोग हैं, 15 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, इन अर्न, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इन अर्न कंटेनिंग 3 वाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल एंड 2 रेड बॉल। यहाँ पे क्या है, 2 बंदे हैं, A1 इवेंट है व्हेन फर्स्ट प्लेयर विन, A2 इवेंट है व्हेन सेकंड प्लेयर विन। क्या बोल रहा है, बारी बारी से एक बॉल उठा रहे हैं और बार फेंक रहे हैं। पहली बार वाइट आ गया वही जीत गया, यही गेम है, पहली बार वाइट आ गया वही जीत गया। और यदि पहली बार रेड आ गया तो गेम टाई, और ब्लैक आ गया, ब्लैक आता गया तो गेम क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये गेम के रूल है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब गेम टाई होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट गेम इज टाई। गेम टाई कैसे कैसे हो सकता है, पहली बार बंदा गया, उसने उठाई बॉल और वो मान लो रेड आ गई, तो पहली बार में ही रेड आ गई। पहली बार रेड नहीं आई तो पहली बार क्या आनी चाहिए उसको, दूसरी बारी में यदि गेम टाई हो रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट बंदे के पास आनी चाहिए, वाइट हो गया तो जीत जाएगा, फर्स्ट बंदे के पास आनी चाहिए ब्लैक, सेकंड बंदा आता है वो यदि रेड आ गया तो भी गेम टाई। ब्लैक आया सेकंड बंदे के पास तो फर्स्ट बंदे के पास रेड आ गया, फिर गेम टाई, फिर ब्लैक 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 रेड आ गया, गेम टाई, फिर ब्लैक 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 रेड आ गया, गेम टाई, फिर 5 ही ब्लैक बॉल है, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते, यहीं पे अपना गेम खत्म। अब इसके बाद में वाइट आता है तो गेम, अब इसके बाद में तो अगला टर्म में वाइट आएगा या रेड आएगा, वो फॉर श्योर है ना। इसके बाद में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसके बाद में सारी ब्लैक खत्म, या तो वाइट आएगा या रेड आएगा। अब वाइट आ सकता है तो गेम एक जन जीत जाएगा,
यदि रेड आता है तो गेम यही वाला इवेंट हो गया, और यदि यहाँ पे ब्लैक आ नहीं सकता, मतलब ये वाला इसके आगे अपन बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे कहानी खत्म। ठीक है, सही है बात। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, फर्स्ट टाइम में रेड आ जाए उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/10 प्लस ब्लैक आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, फिर रेड आ जाए 2/9 प्लस 3/n ब्लैक 3/10 इंटू 2/9 इंटू 2/8, ठीक है, प्लस 3/10 इंटू 5, अपने पास 5 ब्लैक बॉल है तो 5/10 इंटू 4/9, 5/10 इंटू 4/9, ये तो 2/9 ही रहेगा क्योंकि रेड बॉल चाहिए अपने को। तो देखो ये यहां पे अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, रेड आ जाए फर्स्ट में दैट इज 2/10 प्लस ब्लैक आए फर्स्ट में दैट इज 5/10, सेकेंड टाइम में रेड आ जाए, कितना बचा, जो ब्लैक आया उसको फेंक दिया दैट 2/9 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10, फिर ब्लैक आए तो 4/9, फिर रेड आ जाए मतलब 2/8 प्लस 5/10 इंटू 4/9 इंटू 3/8 इंटू, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 प्लस 5/10 इंटू 4/9 इंटू 3/8 इंटू 2/7 इंटू, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6 प्लस लास्ट वाले में क्या है 5/10 इंटू 4/9 प्लस इंटू 3/8 इंटू 2/7 इंटू, और क्या बच गया देखो 1/6 इंटू, अब जो बचा दैट इज 2/5। इन सब का क्या कर देंगे अपन, समेशन कर देंगे, ठीक है। तो आंसर बच्चों अपने पास क्या आएगा सम करने पे 2/5। तो ये अपन बोल सकते हैं थोड़ा लेंदी है, या इसको अपन कैसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, दोनों को जिता दो, उन प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो 1 में से, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो मैच टाई होगा, या वे A1 जीतेगा या A2 जीतेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।